हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पिता के अंगदान करने से बेटी की हुई शादी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे हमारी लाडली बिटिया हमसे रूठ गई है। देखो तुमको मनाने ये सेंटा क्लॉज आया है। जो मांगोगी तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। अरे अब मान भी जा मेरी लाडो। कहते हुए मेरे पति ने रिनी को गोद में उठा लिया। रिनी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ तो मेरे सेंटा, अब मेरे लिए घोड़ा बन जाओ। मैं आपकी पीठ पर बैठूंगी, फिर पीठ पर बैठकर बरामदे तक ले जाकर वापस लाना। अब यदि मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपसे फिर नाराज हो जाऊंगी। अरे ना मेरी परी, अब कभी नाराज मत होना। आजा मेरी पीठ पर बैठ जा और ये चली घोड़े की सवारी मेरी रानी बिटिया की। किचन में नाश्ता बनाते बनाते मैं अपने पति और बिटिया की बातें सुन रही थी। वैसे यह हर रविवार का किस्सा होता था। सप्ताह भर के बिजी शेड्यूल के बाद जब पति छुट्टी पर होते, रिनी अपने सारे नाज नखरे उनसे उठवाया करती। पति भी रिनी की सारी फरमाइशें पूरी करते नहीं थकते। वह उसे दिलो जान से प्यार किया करते। सच एक बिटिया के लिए उसके पापा दुनिया के सुपरमैन होते हैं, जो उसकी हर फरमाइश पूरी करे, उसे सर आंखों पर बिठाए रखे, उसकी मान मनौल पूरी करता रहे। और सच भी है, जहाँ एक और पापा के चौड़े मजबूत कांधे अपने बच्चे को हर परिस्थितियों में उनका साथ देता है। हमने नाश्ता किया। उसके बाद मेरे पति रिनी को साइकिल चलाना सिखाने के लिए ले गए। रिनी साइकिल से गिरने से डर रही थी, तो ये बोले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम नहीं गिरोगी। यदि गिर भी गई तो कोई बात नहीं, गिरोगे तभी तो उठकर फिर साइकिल चलाना सीखोगी। गिरने से कभी मत डरना। सच इन दोनों के बीच बातचीत सुनकर अपने बचपन के दिनों को याद कर मन में एक टीस सी उभर आती और यादों का धुंधला छटने सा लगता था। ऑफिस से जिम्मेदारियों के चलते वैसे तो पापा घर में कम ही मिलते, पर वह हमारे साथ जितने भी समय होते, घर उनकी उपस्थिति में गुलजार सा हो जाया करता। मेरी छोटी बड़ी उपलब्धियों को सराहने से लेकर असफल होने पर आत्मविश्वास के साथ फिर कोशिश करना आदि बातें अपने मेरे स्वभाव में कूट कूट कर भर दी थी। मुझे याद है जब मैं चौथी कक्षा में थी, फाइनल एग्जाम के पहले मुझे बड़ी माता निकल आई थी। अपनी व्यस्तता के बावजूद उस समय मेरी स्पिंजिक से लेकर सुबह 4 बजे उठकर नंगे पांव देवी माँ को जल चढ़ाने जाना, ये सभी काम आप बिना नागे के किया करते। मुझे वह किस्सा भी याद है जब मम्मा को एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज पार्टी दी थी। उस दिन आप अपने नियमित समय से देर से उठे। अम्मा को लगा कि आप सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देंगे। पापा उठे और ऑफिस की मीटिंग की बात कहकर अपने मम्मा को जल्दी से टिफिन तैयार करने को कहा। माँ ने आपके हाथों में टिफिन देते हुए कहा, और कुछ तो नहीं चाहिए? कुछ भूले तो नहीं? पापा बोले, नहीं मैं कुछ नहीं भूला रिया। और हाँ, हो सकता है आज ऑफिस से आने में देर हो जाए। तुम अपने टाइम पर खाना खा लेना और रीनो को भी खिला देना। पापा के जाने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी तो मैंने उन्हें चुप कराया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मम्मा क्यों रो रही है। मैंने पूछा तो बोली, कुछ नहीं रिनी, सिर में दर्द हो रहा है। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास पापा ने अम्मा को फ़ोन करके कहा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में आता हूँ। मेरी कलीग का बर्थडे है, उसने पार्टी में सबको बुलाया है। और हाँ, वह गाजरी रंग की साड़ी पहनना।
तुम पर बहुत फपती है। और साथ में मैचिंग एक्सेसरीज भी। रिनी को आसमानी कलर की फ्रिल वाली फ्रॉक पहनाना। कोई भी फंक्शन हो, मम्मा और मैं क्या पहनेंगे ये पापा ही डिसाइड करते, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी जबरदस्त थी। मम्मा ने मुझे पहले तैयार किया और फिर खुद तैयार हुई। उतने में भी पापा आए। हम दोनों को देखकर बोले, वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही है माँ बेटी दोनों। मम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप बेडरूम में जाकर अलमारी से पापा के लिए चॉकलेट कलर का शर्ट निकालकर बेड पर रख दी। पापा अंदर गए। जैसे ही उन्होंने शर्ट देखा, माँ को अंक में भरते हुए बोले, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम मेरे दिल की हर बात बिना कहे ही जान लेती हो। आज मैं यही शर्ट पहनने वाला था। माँ बोली, मैं तो आपके दिल की सारी बात जान लेती हूँ, पर आप कहाँ मेरे मन की बात समझ पाते हैं। अरे स्वीट हार्ट, किस बात पर नाराज है ये चांद का टुकड़ा मुझसे। वैसे एक बात कहूँ, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। अच्छा चलो, देर हो रही है, हमें जल्दी पार्टी में पहुँचना है। तुमको तो मैं चुटकियों में मना लूँगा। हम तीनों कार में बैठे तो पापा ने पूछा कि उनकी क्लीग स्वरा का जन्मदिन है, उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदे। माँ शायद गुस्से में थी, रुकी आवाज में बोली, उसे डायमंड रिंग दिला दीजिए। आपकी कलीग है वो, खुश हो जाएगी। ओके चलो, तुम कहती हो तो उसके लिए डायमंड रिंग ही दिला देते हैं, पर तुम पसंद करना। पापा ने सच में शोरूम के सामने कार पार्क कर दी तो माँ बोली, अरे मैं तो यूं ही कह रही थी, आप उसके लिए कोई दूसरा गिफ्ट ले लीजिए। डायमंड रिंग महंगी पड़ेगी। नहीं, एक बार जो हमारी मोहतरमा ने कह दिया सो कह दिया। चलो जल्दी से डायमंड रिंग पसंद करो। मम्मा शायद बेमन से कार से उतरी और डायमंड रिंग पसंद की। फिर हम तीनों एक बड़े से होटल पहुँचे। पापा ने एक हाथ से मेरा और दूसरे से मम्मा का हाथ पकड़ा और होटल के बेफीमेल सेक्शन की ओर बढ़े। जैसे ही हम गेट खोलकर अंदर पहुँचे, अंदर अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही हम पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश सी होने लगी। फिर लाइट की जगमग से रूम चमक उठा। टेबल पर बड़ा सा केक रखा था, जिस पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखा था। पापा बोले, माय डियर, शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्यों पसंद आया सरप्राइज? मम्मा की आंखों में पानी आ गया। पापा के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आपको याद भी शादी की सालगिरह? और मैं बेवजह बस इतना बोली ही थी कि पापा बोले, तुमको क्या लगा मैं भूल गया हूँ? अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, आज के दिन इतना खूबसूरत तोहफा मुझे मिला था। फिर पापा ने मम्मी की पसंद की डायमंड रिंग निकालकर उन्हें पहनाई तो मैंने कहा, चलिए ना मम्मा पापा, अब हम केक काटेंगे। सच पापा हर ओकेशन को अपनी प्लानिंग से इतना खूबसूरत और यादगार बना देते थे कि सबको मज़ा आ जाता था। पर कहते हैं ना कि कई बार जब हम बहुत खुश होते हैं, खुद को खुशनसीब समझते हैं, मानते हैं कि दुनिया की हर वो खुशी हमारे दामन में है जिसकी हर व्यक्ति चाहत रखता है, तो ऐसा समय भी आता है जब हमारी खुशियों को किसी की नज़र सी लग जाती है। जैसे हम बाग के सबसे खूबसूरत फूल को देख उसे तोड़ लिया करते हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर ने एक खूबसूरत आकर्षण व्यक्तित्व के धनी मेरे पिता को चुनकर अपने पास बुला लिया। हम दोनों माँ बेटी जार जार रोते रहे, पर ईश्वर के पास गया व्यक्ति कहाँ लौट कर आता है। मुझे धुंधला सा याद आता है कि मेरे पिता के शांत होने पर अस्पताल वाले उन्हें लेकर चले गए थे। उनके अंतिम संस्कार की विधि संपन्न नहीं हुई। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला,
पर छोटी होने के कारण बस लोगों से मुंह से कहते सुना था कि पापा ने अंगदान कर दिए थे। रिश्तेदारों के लाख मना करने के बावजूद मम्मा ने पापा के अंगदान करने की इच्छा को पूरा किया। हालांकि उस समय मुझे इसका मतलब पता नहीं था। हर दिन, हर पल, हर समय पापा की यादें हमारे ज़हन में ताज़ा रहती। मैं तो मात्र 6ठी कक्षा में ही थी। मुझे गाने का बहुत शौक था। उस समय जब भी कोई मिलने आता, कुछ गाने को कहता तो मैं यही गाना गाया करती। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया लाना, पर चाहे तो ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना। दिन बीतते गए। मम्मा को माँ पापा दोनों का प्यार मुझ पर बरसाने के लिए खुद को बहुत मजबूत करना पड़ा। स्कूल के फंक्शन में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, जन्मदिन पर और मेरी हर उपलब्धि पर हमें पापा की कमी कदम कदम पर महसूस होती। पर पापा के प्यार और नसीहतों से मैंने धीरे धीरे खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख लिया। मैं रोने के बजाय अपनी भावनाओं को डायरी में लिखा करती कि आप होते तो ऐसा कहते, ऐसा करते। पहली बार मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ में पूरे मोहल्ले भर में मेरा गुणगान किया करते। कॉलेज के पहले दिन मुझे ढेर सारी नसीहतों के साथ भेजते, मुझे स्कूटी चलाना सिखाते। मेरी शादी में सारी खरीदारी उनकी ही पसंद से होती। फिर जब आप नाना बनते तो अन्नप्राशन में चांदी की कटोरी चम्मच में खाना लेकर अपने हाथों से खिलाते। पर तकदीर तो हमसे कब से ही रूठ मुंह फेर कर बैठ गई थी। एक बेटी के लिए उसके विवाह के अवसर पर पिता का न होना एक बदकिस्मती के समान ही था। पर प्रकृति का नियम ही तो है कि किसी से जाने से दुनिया वहीं नहीं थम जाया करती। सो मेरी भी शादी की बात चल पड़ी थी। एक से एक रिश्ते आ रहे थे, पर बिन पापा के घर से विदाई और मेरे जाने के बाद मम्मा का घर में एकदम अकेले हो जाने की कल्पना से भी मैं सिहर सी जाया करती। समय कहाँ रुकता है। माँ की लाखों समझाई के बाद मैं शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी पक्के होने के बाद हर दिन, हर पल पापा की याद में मेरा मन अंदर से भीग जाया करता था। अभी शादी पक्की हुई 3 से 4 दिन ही हुए थे कि घर पर किसी को फोन आया कि वह और उनकी पत्नी हमारे घर अगले दिन पहुंच रहे हैं। शादी की सारी तैयारियां उनके आने के बाद ही तय होगी। फोन का रिसीवर रखने के बाद मम्मा हैरान परेशान हो गई कि आखिर वे कौन है जिन्हें वो जानती भी नहीं, और बिन बुलाए मेहमान के सामान उनकी बेटी की शादी की तैयारियों में शरीक होना चाहते हैं। खैर, अगले दिन दोपहर वे दोनों पति पत्नी हमारे घर आ गए। हालांकि अपरिचित होने के बावजूद उन्हें चाय नाश्ता सर्व करके हम प्रश्नवाचक निगाहों से उनके बारे में जानने को उत्सुक थे। हमारी जिज्ञासा जानकर उन्होंने हमें बताया कि हमारे पापा ने अंगदान किया था और पापा का हार्ट उनको डोनेट किया गया था, किंतु इतने सालों तक वह हमसे इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि डोनेशन के नियमों के तहत अंगदान करने वाले को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि किसे अंगदान किए गए हैं। कुछ वर्ष भारत में रहने के बाद जब बेटे की नौकरी यूएस में लगी तो उनके बीच में यूएस जाना आना लगा रहा। इस बीच वह दंपति हमारी सारी खोज खबर परिचितों के माध्यम से ले लिया करते थे। पिछले वर्ष ही भारत में लौटे तो उन्हें पता चला कि मेरी शादी की बात चल रही है, तो शादी पक्की होते ही वह मेरे पिता के समस्त
दायित्वों का निर्वाह करने बिन बुलाए ही चले आए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और बोले, बिटिया, मुझे अपना पापा ही समझना। देखो, उनका दिल जो मेरे पास है। मेरे दिल ने ही यह कहा कि बिटिया की शादी में कोई कोर कसर ना रहे। सारी खरीदारी और रस्में मैं ही पूरी करूंगी। बस एक बार मुझे पापा कहकर बुलाओ। मुझे पापा कहने वाली प्यारी सी बिटिया मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे नई जिंदगी दी है और उसी रिवाज को बदसूरत जारी रखने के लिए हम दोनों पति पत्नी ने अपने अंग दान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मेरा पूरा जीवन तुम्हारे पापा के नाम है। फिर उन्होंने अंगदान की पूरा कहानी मुझे और मम्मा को बताई और कहा कि वे हमारे परिवार और पापा के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया। सगाई के पहले मम्मा ने ससुराल वालों से उनका परिचय मेरे बड़े पापा कहकर कराया। फिर आगे मेरी सगाई और शादी की सारी रस्मों में उन्होंने पापा की सारी भूमिका निभाई और विदाई के समय कहा कि कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे ससुराल जाने के बाद तुम्हारी माँ अकेली है। हम मम्मा का पूरा ख्याल रखेंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा ने मुझे बताया कि मम्मा का ख्याल रखने के लिए उन्होंने बिल्कुल सामने वाला फ्लैट खरीद लिया है और अब वह तीनों साथ ही खाना खाते, एक साथ समय व्यतीत करते। इसलिए अब मम्मा की चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता था। सच, अंगदान ऐसा पुण्य कर्म है जो जीवन के बाद भी दूसरे जरूरतमंद लोगों के होठों पर खुशियाँ वापस ला सकता है। मृत्यु की दहलीज पर खड़े व्यक्ति को नवजीवन देकर स्वयं को हम अमर बन सकते हैं, किसी परिवार को अनाथ होने से बचा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने इतना सटीक निर्णय लिया। दिन बीतते गए। हमारी शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको शादी की सालगिरह पर क्या उपहार चाहिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे अंगदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो मुझे इनके लिए फॉर्म चाहिए। सुनते ही मेरे पति हतप्रह रह गए। बोले, अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो सोचा था कि और महिलाओं की तरह तुम कोई गहना या कपड़े मांगोगी, पर तुमने तो यह बड़ा अच्छा काम करने की योजना बनाई। तो चलो, क्यों ना अपनी पहली सालगिरह पर हम दोनों अग्रज डोनेज फॉर्म की रजिस्ट्रेशन कराएं।